एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चियांजुन उन दोनों बंदों को देखकर काफी हैरान होता है और तभी चिंगी उन तीनों को बताती हुई कहती है, जाओडाओ, लैंग, ये तुम्हारे अंकल डूगू हैं, इन्हें ग्रीट करो। और वो तीनों उन अंकल को ग्रीट करते हैं। इसके बाद वो बंदा चिंगी से कहता है, तो क्या यही चिंडी का बेटा है? बहुत खूब। और जाओडाओ, तुम भी काफ़ी अच्छे हो। चिंगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने इन दोनों को 17 सालों तक पाला। इसके बाद चिंगी उन तीनों से कहती है, तुम सबको अब बाहर जाकर नहा लेना चाहिए। तुम सब पसीने से भीगे हुए हो और हमारे गेस्ट को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो तीनों उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और जाओलिंग चियांजुन से पूछता है, तो आखिर वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानते हो चियांजुन? और चियांजुन जाओलिंग से कहता है, अगर मैं ठीक हूँ तो वो बंदा वो गॉड ऑफ वॉर हैं, डूगू जिंग। और गॉड ऑफ वॉर का नाम सुनकर जाओडाओ का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है और वो कहता है, गॉड ऑफ वॉर, उसका क्या मतलब है? और चियांजुन उसे बताता है कि जिस तरह मास्टर जाओ इमॉर्टल हैं और कई और फाइटर्स भी, उसी तरह एक और इंसान है जो जान डायनेस्टी में कई सालों से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है और वो अपनी स्ट्रेंथ का एक अलग ही लेवल सेट कर चुका है और वो है डूगू जिंग, द गॉड ऑफ वॉर। और जब तक गॉड ऑफ वॉर इलाइट फैमिलीज जान डायनेस्टी के साथ हैं, तब तक जान डायनेस्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता। और इस पूरी डायनेस्टी का फेट गॉड ऑफ वॉर के कंधों पर ही है। और ये बात सुनकर जाओडाओ और जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा चकित हो जाते हैं। इसके बाद जाओलिंग कहता है, तो अब मुझे समझ आया कि उस इंसान को पहली बार देखकर मुझे इतना अलग क्यों फील हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी आंट किसी ऐसे बंदे को भी जानती होंगी। इसके बाद हमें फिर वही गॉड ऑफ वॉर और चिंगी दिखाए जाते हैं और गॉड ऑफ वॉर यानी डूगू चिंगी से कहता है, 17 साल तुम मुझसे छुपती रही। चाहे तुमने जाओ क्लैन को छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन क्या तुम नॉर्थ की तरफ नहीं आ सकती थी? भले ही हम लवर्स नहीं थे, लेकिन कम से कम हम दोस्त तो बने रह सकते थे। क्या ये भी पॉसिबल नहीं था? और ये सुनकर चिंगी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ के साथ उस फाइट की वजह से मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी, इसलिए मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और वैसे भी वो सब पास्ट की बातें हैं, उन्हें सामने लाना अच्छा नहीं है। इसके बाद वो बंदा कहता है, सच ये है चिंगी, मैंने कभी भी शादी नहीं करी क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता लगा तो मैं रात को ही तुम्हें देखने के लिए दौड़ा आया, जिसकी वजह से अब मुझे जल्दी ही नॉर्थ की तरफ निकलना होगा। लेकिन क्या तुम मुझे कोई थोड़ी सी भी होप्स नहीं दे सकती? और ये सुनकर चिंगी अपनी नज़रें झुकाती हुई काफ़ी धीमी आवाज़ में कहती है, आधा साल, मुझे आधा साल लगेगा। और ये सुनकर वो बंदा कहता है, तो ठीक है, जब तक मेरे पास ये आंसर है, मैं तुम्हारे लिए आधा साल तो क्या 10 सालों तक भी वेट कर सकता हूँ चिंगी। और उसकी ये बात सुनकर चिंगी उससे कहती है, डूगू, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये दुनिया काफ़ी सारी औरतों से भरी हुई है और मैं तो अपने पैरों पर भी नहीं चल सकती। मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ अब। और इसका जवाब देता हुआ वो बंदा कहता है, हाँ, इस दुनिया में कई सारी और औरतें हैं, लेकिन जाओ चिंगी तो सिर्फ तुम ही हो। और उसकी ये बात सुनकर चिंगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो थोड़ा शर्मा भी जाती है। इसके बाद डूगू चिंगी से कहता है, मैं कई समय से उन असैसिन्स के बारे में पता लगा रहा हूँ जो तुम पर हमला करते आ रहे थे और मेरी इन्वेस्टिगेशन ब्लैक ड्रैगन कोड की ओर इशारा करती है। और वो अकेले नहीं है, मेरे हिसाब से तो 3 इलीट फैमिलीज़ में से भी एक फैमिली उनके साथ मिली हुई है। और मुझे कुछ और एविडेंस और लगेंगे, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं बता सकता कि उन तीनों में से कल्प्रिट कौन है। और ये सुनकर चिंगी डूगू से कहती है, मैं जानती थी कि उसमें कोई ना कोई फैमिली तो ज़रूर मिली हुई है। इसके बाद डूगू कहता है, तुम चिंता मत करो, सिर्फ आधे साल बाद मैं फिर से आऊँगा। मुझे बस कुछ चीज़ें नॉर्थ में सेटल करने दो, फिर मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पर उसके बाद ध्यान दूंगा। और इसके पीछे जो भी है, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा और उसको राख बना डालूंगा। अब मुझे जाना होगा, अपना ध्यान रखना चिंगी। और ये कहता हुआ वो उस दूसरे बंदे के साथ वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद चिंगी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, मुझे माफ़ करना डूगू, सच में मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। इसके बाद हमें जाओडाओ, जाओलिंग और जियानचुन दिखाए जाते हैं जो कि नहा रहे होते हैं। और तभी जाओडाओ कहता है, तो क्या ये गॉड ऑफ वॉर सच में इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है चियांजुन?
मुझे तो वो बाकी किसी आम आदमी की तरह ही लगा था। और चियांजुन उसे समझाता हुआ कहता है, गॉड ऑफ वॉर कोई ब्रूट स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करते, वो पूरी तरह से अपनी विजडम और टैक्टिक्स पर ही निर्भर रहते हैं। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, हाँ तभी वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि विजडम और टैक्टिक्स किसी भी ब्रूट स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और तभी जाओ डाओ कहता है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं किसी स्ट्रेटजी के बारे में सोच सकूं। लेकिन वो बंदा जो कि गॉड ऑफ वॉर के साथ खड़ा था, वो काफ़ी कूल लग रहा था। क्या वो सच में जाओ फुटू से भी ज़्यादा ताकतवर है? और तभी जियानचुन उसे बताता हुआ कहता है, जहाँ तक मुझे याद है वो बंदा यू मिंग है, डोगू का पर्सनल बॉडीगार्ड, और उसकी पावर डायनेस्टी के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की जितनी ही है। और ना सिर्फ वो जाओ फुटू को एक अच्छा डुअल दे सकता है, बल्कि वो जाओ किंगलोंग को भी काफ़ी आसानी से हरा सकता है। ये सुनकर जाओलिंग कहता है, वो दोनों तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। 3 मंथ बाद जो सोल फेस्टिवल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब की मिस्टिक सोल भी तब तक अवेक हो जाएगी और हम सब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। इसके बाद हमें हंटिंग कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ जाओडाओ और जाओलिंग तैयार हो रहे होते हैं। और तभी जियानचुन जाओलिंग के लिए कपड़े लाता हुआ कहता है, क्या आप सच में ये नहीं पहनने वाले यंग मास्टर? आपको ये पहनना चाहिए ताकि आप बाकी को इम्प्रेस कर सकें। और जाओलिंग उसे रोकता हुआ कहता है, नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं सिंपल चीज़ें ही यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने लिए कोई स्पिरिट बीस्ट की तलाश में जा रहा हूँ और थोड़ी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। और इसके बाद जाओलिंग उन दोनों से कहता है, तो चलो चला जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।